पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। दोस्तों, आपने एक फिल्म तो जरूर देखी होगी, पुष्पा द राइजिंग। इस फिल्म में दिखाए जाने वाला लाल चंदन, उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा कि आपने पहले भी ऐसा कुछ देखा है, सुना है या अखबारों में पढ़ा है। बिल्कुल सही, आपने सही सोचा। फिल्म पूरी तरह से एक डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया है और वहां का सबसे कुख्यात तस्कर कहलाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीरप्पन की। वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म पुष्पा आज सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस फिल्म ने लगभग 350 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। दोस्तों, जिस वीरप्पन के जीवन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है, क्या आप जानते हैं कि इस इंसान ने 40 सालों तक तमिलनाडु कर्नाटक के जंगलों पर राज किया है। इस इंसान को पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बाकायदा सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। कहा जाता है कि इतना कुख्यात डाकू था जिसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। आखिर क्या थी इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनलों में एक ही खबर दिखाई जा रही थी। दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। उसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ से रुपए ज्यादा खर्च कर डाले, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन को पकड़ा नहीं जा सका। लोग इसी बात से हैरान थे कि आखिर वीरप्पन का एनकाउंटर कैसे हो सकता है। इस खबर पर किसी को भी यकीन नहीं था, लेकिन सच्चाई यही थी कि वीरप्पन का वाकई में एनकाउंटर हो चुका है। चंबल से लेकर दक्षिण भारत तक बड़े बड़े डाकों का राज रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन को आखिर कौन नहीं जानता। लंबे समय तक इसने जंगलों पर राज किया है। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसे वह नहीं जानता था। काफी लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस को चकमा दिया। हालांकि वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना इतना आसान नहीं था। लंबी प्लानिंग के बाद वीरप्पन को पकड़ा जा सका, लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक मौका भी नहीं गवाया। मौका पाते ही लगातार उस पर 338 राउंड की फायरिंग की, तब कहीं जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। डाकू बनने की इसकी कहानी तो वैसे 1962 से शुरू हो चुकी थी, जब यह सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उस वक्त स्मगलिंग के लिए फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने उसे उकसाया था, लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद उसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गया। उसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू हुई, एक नया अध्याय लिखा गया। जंगलों में रहते हुए इसने सिर्फ 17 साल की उम्र में इसने हाथी को मारा, जिसके बाद ये जंगलों में ही पला और बढ़ा। जंगलों में रहकर इसने करीब 2000 हाथियों को मारा। कहा जाता है कि हाथियों को सिर के बीचों बीच गोली मारता था। हाथियों को मारकर यह उनके दांतों की स्मगलिंग करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ी की स्मगलिंग करता था, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाती तो यह भागकर तमिलनाडु बॉर्डर को क्रॉस कर लेता। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी तरह यह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता। लंबे समय तक इस जंगलों में रहकर यही काम किया, लेकिन इसी बीच अगर कोई इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ाने की कोशिश करता या इसकी मुखबिरी करता, यह उसे सीधा मौत के घाट उतार देता। तब तक इसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पैसों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण और उनके परिवार वालों से फिरौती मांगना इसका काम था। लेकिन इन सब के अलावा कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वह चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने, इसलिए उसने एक बार रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने का प्लान बनाया था, लेकिन उस प्लान में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन यह फिर 1997 में इसी जंगल में एक इंसान की आंख, कान और पट्टी बांधकर उसे घसीट कर इन जंगलों में लाया। उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार, जो कन्नड़ फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जल्दी यह खबर न्यूज चैनलों को मिली कि कन्नड़ फिल्म के मशहूर एक्टर राजकुमार का अपहरण वीरप्पन द्वारा कर लिया गया है, तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अब वीरप्पन का नाम जानने लगे। वीरप्पन की दहशत फैलती जा रही थी।
वीरप्पन यही चाहता था। राजकुमार को किडनैप करने के बाद इसे दोनों चीजें मिलने वाली थी, नाम और पैसा। राजकुमार को छोड़ने के बदले उसने 50 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के हाथ नहीं आया। लेकिन जिस जंगल में वीरप्पन रहता था, उस जंगल को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहां पर नहीं रुका। 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया। मांग पूरी न होने पर वीरप्पन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस समय वीरप्पन की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे पकड़ने के लिए सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। आखिरकार सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वीरप्पन के खिलाफ कोई भी गवाही या फिर जानकारी देने के लिए राजी नहीं था। इसके बाद 2001 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाने के पीछे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का हाथ था। और जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमान संभाली, उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा शुरू कर दिया। विजय कुमार भी जान चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसे पकड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत थी, जिसके लिए विजय कुमार ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी को घुसाने की कोशिश की और वो कामयाब हो गए। उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन की गैंग में शामिल हो चुके थे। सबसे हैरत की बात तो ये कि पत्तों के चरमराने से जानवरों की आवाज पहचान लेने वाला वीरप्पन ये बात नहीं पकड़ पाया कि उसकी गैंग में घुसपैठ हो चुकी है। विजय के आदमी उसकी गैंग में घुस चुके हैं। वक्त बदलता जा रहा था। अब वीरप्पन की गैंग में लोग धीरे धीरे कम होते गए। फिर इसी बीच विजय कुमार को पता चला कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो और कैमरे की मदद लेता है। वह अपनी वीडियो शूट करवाता है, जिसके बाद जिसे मैसेज पहुंचाना होता है उस वीडियो के माध्यम से पहुंचाता है। इसी बीच विजय कुमार के हाथ में वीरप्पन का एक वीडियो लगा। जब उन्होंने इस वीडियो को गौर से देखा तो उनकी समझ में आ गया कि वीरप्पन की एक आंख में दिक्कत है और हो सकता है कि अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जल्द ही कुछ करेगा। बात बिल्कुल सही निकली। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत ज्यादा परेशान था। उसका इलाज कराने के लिए वीरप्पन तरकीब लगाने लगा था। विजय कुमार के जो लोग वीरप्पन की गैंग में शामिल हो गए थे, उन्होंने वीरप्पन को उकसाया कि अगर वह समय पर इलाज नहीं कराएगा तो उसकी आंख खराब हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन एसटीएफ का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल हो चुके विजय कुमार के लोगों ने वीरप्पन से कहा कि सड़क किनारे एक एम्बुलेंस आएगी जो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। लेकिन असलियत में कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि पुलिस की गाड़ी थी, जिसमें ड्राइवर और वार्डन विजय कुमार के आदमी थे। थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। इसी बीच ड्राइवर और वार्डन दोनों गाड़ी से निकलकर भाग गए। जहां पर गाड़ी रुकी हुई थी वहीं पर ढेर सारे पुलिस वाले छिपे थे। गाड़ी जैसे ही रुकी, पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन 338 राउंड की फायरिंग में वीरप्पन को 2 ही गोलियां लगी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान था। वीरप्पन का एनकाउंटर नहीं हो सकता। कई लोगों ने कहा कि पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन इंक्वायरी में पता चला कि पुलिस वालों ने वीरप्पन को चेतावनी दी थी, लेकिन इसी बीच उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसका जवाब पुलिस ने देते हुए फायरिंग करनी पड़ी। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद विजय कुमार ने वीरप्पन के ऊपर एक किताब लिखी, जिसका नाम था वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। इस किताब में उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से वीरप्पन को पकड़ा। दोस्तों, ये था दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन, और आज उसी की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो आज के समय एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए और जानना चाहिए कि तस्करी के शहंशाह वीरप्पन किस तरह से डॉन बने और किस तरह से उन्होंने तमिलनाडु पर राज किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।